इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो कैम्ब्रिज वर्जन है, कैस्ट बैलेंस अप्रोच, उसकी आलोचनाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के विचार है और जिसको उन्होंने समीकरणों के रूप में व्यक्त किया है, और वहाँ पर सभी समीकरणों में मार्शल का हो, पीगू का हो, केन्स या रॉबर्टसन का हो, सब में कुल मिला के जो निष्कर्ष निकाला गया है वो ये प्रदर्शित करता है कि मुद्रा की मात्रा में और मुद्रा के मूल्य में विपरीत और आनुपातिक संबंध है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है। और इस रूप में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने भी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का समर्थन किया, जिसका प्रतिपादन हम इरविंग फिशर के समीकरण के रूप में पाते हैं। तो जो आलोचना है वो पहली तो यही है कि जैसे फिशर के समीकरण के संदर्भ में भी हम लोगों ने देखा था कि मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के मध्य जो संबंध है वो आनुपातिक और प्रत्यक्ष नहीं होता। नकद शेष उपागम में यद्यपि के को उन्होंने एक तरह से महत्व दिया है, जिसका ये अर्थ होता है कि कुल आय का वो अंश जो व्यक्ति अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था के सभी लोग किसी निश्चित समय पर। और के की व्याख्या भी उन्होंने की और ये भी बताने का प्रयास किया था कि के में एकाएक और तीव्र परिवर्तन संभव है, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता और के को स्थिर माना जा सकता है। और इसी रूप में उन्होंने जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, जिसका के एक निश्चित अंश होता है, और इस प्रकार से के इसी वास्तविक राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, अर्थात वास्तविक राष्ट्रीय आय के घटने बढ़ने से यदि के का मान स्थिर रहे तो भी नकद शेष की मांग परिवर्तित हो सकती है। वहाँ पर इन अर्थशास्त्रियों ने ये भी मान लिया कि कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय, जिसे विविध रूपों में उन्होंने अपने समीकरणों में प्रदर्शित किया है, मार्शल ने वाई के रूप में, पीगू ने आर के रूप में, रॉबर्टसन ने के टी के रूप में, और केन्स ने सीधे उसको के रूप में, जहाँ पर वो कुल नकद शेष की मांग को प्रदर्शित करता है, के रूप में दिखाया। और इस प्रकार से ये बताया कि के और राष्ट्रीय आय, और सामान्यतः अगर पीगू टर्म में के इक्वेशन के रूप में देखें तो आर, और रॉबर्टसन की इक्वेशन के रूप में देखें तो टी, वो स्थिर रहते हैं। और जब ये स्थिर रहेंगे तो सीधा सा निष्कर्ष निकलेगा वो एम और पी के मध्य प्रत्यक्ष होगा और आनुपातिक होगा।
इन हमने यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए फिर से इक्वेशंस को लिख दिया है। ये P बराबर KR/M है। इस पीगू के इक्वेशन में जो P है ये वैल्यू ऑफ बनी है, ये मूल्य स्तर नहीं है। और इस रूप में यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर R कांस्टेंट हो, न बदले, और K भी न बदले, दोनों स्थिर रहेंगे, तो P और M में सीधा संबंध होगा, आनुपातिक होगा। सीधा का मतलब इन दोनों के बीच संबंध है, यह आनुपातिक है। और क्योंकि ये एक टर्म यहाँ हर में है और दूसरा अंश में है, इसलिए इनके मध्य संबंध जो है वो इनवर्स रिलेशन होंगे। मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर मूल्य स्तर, मुद्रा का मूल्य जो है वो गिरेगा, और गिरने पर मुद्रा की मात्रा घटने पर ये बढ़ेगा, और विपरीत आनुपातिक रूप में। रॉबर्टसन इक्वेशन को हमने P को यहाँ प्राइस लेवल के रूप में देखा है, और इस रूप में K और T यदि स्थिर रहेंगे तो M और P में सीधा संबंध होगा, जो मूल्य स्तर के रूप में हम देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में परिवर्तित होगी, ठीक उसी अनुपात में और उसी दिशा में मूल्य स्तर भी परिवर्तित होंगे। और मूल्य स्तर के रूप में ही अगर हम केन्स के समीकरण को देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर लिखा हुआ P = N/K। N कुल राष्ट्रीय आय है, उपभोग की इकाइयों के रूप में है, अर्थात कुल उपभोग की इकाइयाँ हैं ये, और K जो है वो इन कुल उपभोग की इकाइयों में से वो इकाइयों की कुल मात्रा है जो लोग अपने पास उपभोग इकाइयों के रूप में नकद रूप में रखना चाहते हैं। तो ऊपर में दोनों समीकरणों में K जो है वो राष्ट्रीय आय का अनुपात है, लेकिन केन्स के समीकरण में K उपभोग इकाइयों की कुल मात्रा है, राष्ट्रीय आय जिसके रूप में प्रदर्शित है, और उनमें से जितना अंश नकद रूप में लोग रखना चाहते हैं वो नीचे K के रूप में प्रदर्शित है। और इन सभी समीकरणों में ये दिखाने का प्रयास किया गया कि यदि K स्थिर रहे तो ये जो N जो मुद्रा की मात्रा है यहाँ और ये मूल्य स्तर है, इन दोनों के मध्य जो है परस्पर आनुपातिक संबंध होंगे। तो ये निष्कर्ष था पहला, और जो आलोचना की जा रही है या जो आलोचना करते हैं हम लोग, वो ये बताते हैं कि वास्तव में ये संबंध होते तो हैं। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मूल्य स्तर में परिवर्तन होगा, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिवर्तन प्रत्यक्ष नहीं होता। मतलब अगर मुद्रा की मात्रा बदले तो तुरंत उसके असर मूल्य स्तर पर नहीं पड़ते, बल्कि यह एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और बीच में अनेक अन्य तत्व भी आते हैं जो एक दूसरे के माध्यम से अंततः मुद्रा के मूल्य या कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। और इस रूप में ये संबंध प्रत्यक्ष नहीं होता और ये संबंध आनुपातिक भी नहीं होता। तो इस दृष्टि से यहाँ पर हम दो चीज़ों का, एक का तो उल्लेख कर चुके कि ये क्यों प्रत्यक्ष और क्यों आनुपातिक है, क्योंकि इस K के मान को उन्होंने स्थिर मान रखा और R या राष्ट्रीय आय के मान को भी उन्होंने, ये दोनों को एक तरह से कांस्टेंट मान लिया, पहला। और दूसरा ये है कि इसी आधार पर उन्होंने एक और मान्यता मानी थी, और वो ये कहा था कि मुद्रा के मांग की लोच जो है ये इकाई के बराबर होती है और सदैव होती है, ऐसा ही होता है, अर्थात ये यूनिफॉर्म यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है, जिसका मतलब यह है कि मांग के प्रत्येक स्तर पर, मुद्रा के मात्रा के प्रत्येक स्तर पर जो मांग की लोच है, मुद्रा की मांग की लोच है, वो इकाई के बराबर होती है। अर्थात मुद्रा के मूल्य और मुद्रा के मांग को दिखाने वाला जो मांग वक्र होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और ये गणितीय जो आप कह सकते हैं कि स्थिति है, वो ये प्रदर्शित करती है कि अगर प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर हो तो उस स्थिति में
मुद्रा के मूल्य और मुद्रा के मांग के मध्य जो संबंध होगा वो आनुपातिक होगा। और क्योंकि ये संबंध विपरीत हैं, मुद्रा की मांग और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध है, इस नाते जिस अनुपात में मुद्रा की मांग बढ़ेगी अगर, तो मुद्रा का मूल्य उसके उल्टे दिशा में, उल्टे अनुपात में घटेगा। और इस तरह से ये जो यूनिफॉर्म यूटिलिटी इलास्टिसिटी या मांग की इकाई की लोच को सदैव इकाई के बराबर माना गया है, ऐसा होता नहीं है और एक तरह से ये मान्यता स्वीकार नहीं की जा सकती। और इसलिए जो प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये एक पहली आलोचना के रूप में हम इसे देखते हैं जो उनके निष्कर्ष के विरोध में प्रदर्शित की जाती है। दूसरी आलोचना ये है कि ये सिद्धांत जो है वो स्टैटिक है, अस्थैतिक है। आप जानते हैं कि स्टैटिक स्थितियां वे स्थितियां होती हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होते और डायनेमिक स्थितियां ये होती हैं जिनमें परिवर्तन होते हैं। तो क्योंकि इस सिद्धांत में पॉइंट ऑफ टाइम या किसी निश्चित समय बिंदु के आधार पर सारा विश्लेषण निकाला गया है और किसी समय बिंदु पर कोई परिवर्तन होता नहीं, और इसलिए एक दोष ये है इस सिद्धांत का कि ये सिद्धांत स्टैटिक है और जब परिवर्तन होते हैं उस स्थिति की ये व्याख्या नहीं करता। क्योंकि जब परिवर्तन होंगे तो न तो के स्थिर रहेगा, न तो वाई स्थिर रहेगा, न तो उपभोक्ता के मुद्रा को नकद रूप में रखने का जो व्यवहार है वो स्थिर रहेगा। और जब ये सब स्थिर नहीं रहेंगे, परिवर्तित होंगे, तो ये विभिन्न तत्व एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप जो स्थितियां निकल के आएंगी वो इनसे अलग होंगी। अर्थात मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा में जो प्रत्यक्ष और आनुपातिक या संबंध दिखाए जा रहे थे, मात्रा और मूल्य में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध, मूल्य का मतलब कीमत स्तर से, और अगर मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के संबंध हैं तो ये प्रतिलोम इन्वर्स होंगे और विपरीत दिशा में होंगे, तो ये संबंध नहीं होंगे। और इसलिए कहा गया कि जो प्रायोगिक स्थितियां हैं जिनमें परिवर्तन होते हैं उनमें ये सिद्धांत उनमें मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करने में असमर्थ है। एक और आलोचना इस रूप में की जाती है कि मुद्रा के जो मांग पक्ष है, जो ये बता रहा है कि डिमांड फॉर मनी, जो ये बता रहा है कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, मुद्रा की मांग कितनी की जाती है। और इस रूप में जब हम उसको देखने का प्रयास किए थे तो ये कहा गया कि मुद्रा की मांग मुद्रा को अपने पास नकद रूप में रखने के लिए की जाती है। और उस स्थिति में जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे जिसमें केन्स भी सम्मिलित हैं, उसमें ये कहा गया था कि मुद्रा की मांग दो कारणों से की जाती है। एक तो जो हम वर्तमान समय में व्यावसायिक कार्यों के लिए, लेन देन के लिए मुद्रा उपभोग करते हैं वो, और कुछ मुद्रा इसलिए नकद रूप में रखते हैं ताकि भविष्य में होने वाली किसी संकटकालीन स्थितियों से निपटा जा सके। तो एक को हम जानते हैं कि एक को हम ट्रांजैक्शंस मोटिव कहते हैं और दूसरे को हम प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। एक नकद, एक वर्तमान लेन देनों के लिए, उपभोग की क्रियाओं को संपादित करने के लिए, और दूसरा जो है आप कह सकते हैं कि प्रिकॉशन के तौर पर या पूर्व उपाय के रूप में, जिसे हम पूर्व उपाय मांग या पूर्व उपाय मांग कह सकते हैं। ऐसी मांग
जिसकी हमें संभावना है कि भविष्य में हमको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है किसी संकटकालीन स्थिति को निपटने के लिए। इन कार्यों के लिए हम मुद्रा की मांग करते हैं। लेकिन जो मुद्रा की मांग नकद शेष के लिए की जानी है, उसमें एक जो तीसरा तत्व है जिसको हम लोग स्पेकुलेटिव डिमांड कहते हैं, और आप जानते हैं कि ये मांग, इसको हम सट्टा मांग कहते हैं, ये मांग भविष्य में मुद्रा बाजार में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए की जाती है। मुद्रा अगर नकद रूप में रहेगी और अगर भविष्य में बॉन्ड की कीमतों में, इक्विटी के कीमतों में, ब्याज दरों में किसी तरह के परिवर्तन होने की संभावना लगती है लोगों को, तो वो इस मुद्रा का उपयोग ऋण देने के रूप में या उससे प्राप्त आय प्राप्त करने की दृष्टि से इनका उपयोग करते हैं। और इसलिए भी कुछ मुद्रा वो अपने पास नकद रूप में रखते हैं। और ये मुद्रा की मात्रा जो है ब्याज दरों पर निर्भर करेगी, बॉन्ड और इक्विटी से मिलने वाले रिटर्न्स पर, प्रतिफल पर निर्भर करेगी। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि यद्यपि इसका विश्लेषण केन्स ने ही किया, लेकिन क्योंकि नकद शेष उपागम बहुत पहले का है और बाद केन्स जो है, केन्स ने तब जब नकद शेष उपागम की चर्चा की थी उसमें इस स्पेकुलेटिव डिमांड को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया था। बाद में केन्स ने ही, जो कि इस नकद शेष उपागम के समर्थक रहे हैं, उन्होंने बताया कि नकद शेष की मांग के लिए ये तीसरा जो तत्व है या तीसरी जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और नकद शेष उपागम में इसको की अवहेलना की गई और इन तीनों तत्वों के कारण जो मुद्रा की मांग की जाती है उसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस, नकद वो तरलता अधिमानता या तरलता पसंदगी। और तरलता पसंदगी में जो तीसरा तत्व है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो उसको इग्नोर किया गया और इसलिए कहा गया कि मांग पक्ष की पूर्ण व्याख्या, जो व्याख्या की गई है कैम्ब्रिज में, वो अपूर्ण है। और नकद या तरलता अधिमान को प्रभावित करने वाले जो तीसरे तत्व है जिसे हम लोग पूर्वकल्पी प्रेरक या सट्टा प्रेरक के नाम से जानते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मांग, मुद्रा के मांग के विश्लेषण के संदर्भ में आगे के अर्थशास्त्रियों ने भी कई सारे तत्वों को उसमें सम्मिलित किया, जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन के नाम लिया जा सकता है और आगे चल के हम लोग मिल्टन फ्रीडमैन को पढ़ेंगे भी। और उन्होंने भी अपने मुद्रा के मांग फलन में इनके इक्विटी, बॉन्ड, मानवीय पूंजी और आय और परिसंपत्तियों के मध्य जो संबंध हैं वो, और परमानेंट इनकम, इन तमाम तत्वों को सम्मिलित किया। और जिससे जाहिर है कि मुद्रा के मांग पक्ष की जो व्याख्या कैम्ब्रिज वर्जन में की गई है वो पूर्ण नहीं है और इसको हम इस आलोचना के रूप में देख सकते हैं। एक और आलोचना जो ये कहा जाता है कि इस विश्लेषण में इस रियल इनकम पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया गया है। यहाँ देखेंगे आर, यहाँ देखेंगे टी और यहाँ देखेंगे के, और ये के वो है जो उपभोग इकाइयों की वो मात्रा है जो नकद रूप में रखी जाएगी और ये कुल आय का एक निश्चित अंश है। तो इस दृष्टि से पूरे उपागम में सभी लोगों ने मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में वास्तविक आय को बहुत अधिक महत्व दिया है। और ये कहा जाता है कि वास्तविक आय के अतिरिक्त, मतलब अगर आप इन समीकरणों में देखेंगे तो दो ही तत्व है, के और आर या के और टी। और के तो वो अंश है जो नकद रूप में मुद्रा रखी जाएगी और ये निर्भर करेगी आय पर, और एकमात्र आय पर इसे निर्भर माना गया है। जबकि कहा जाता है कि आय के अतिरिक्त अन्य कई तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं और उसमें मूल्य स्तर भी है, ब्याज की दरें भी हैं,
लोगों की बैंकिंग आदतें हैं, लोगों के बिजनेस बिहेवियर कैसे हैं ये, और इन सब में जो परिवर्तन होता है उनके प्रभाव भी, जो भविष्य की प्रत्याशाएं हैं विविध विभिन्न रूपों में, चाहे मूल्यों में परिवर्तन हो, चाहे इक्विटी और बॉन्ड के मूल्यों में परिवर्तन की बात हो, या अन्य राजनैतिक, मौद्रिक और राजकोषीय परिवर्तन होने की उम्मीदें हों, ये सारी चीज़ें जो है ये के को प्रभावित करती हैं। और यहाँ पर पूरी इम्फेसिस के निर्धारित करने वाले तत्वों में रियल इनकम या वास्तविक आय या उत्पादन को दिया गया है, और इस रूप में कहा गया है कि ये कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया गया है, जबकि अन्य तत्वों की उपेक्षा की गई है, जो एक तरह से इस सिद्धांत की कमी को दर्शाता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण आलोचना है, और वो ये है कि जो कैश बैलेंस अप्रोच है, या जो के है कि कितनी नकद मुद्रा लोग अपने पास रखेंगे, उसे उपभोग इकाइयों के रूप में प्रदर्शित किया गया है और इन्हीं पर निर्भर माना गया है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नकद शेष की मांग कितनी की जाएगी, ये निर्भर करेगा कि लोग कितनी वस्तुओं सेवाओं को उपभोग के लिए खरीदना चाहते हैं। और इस तरह से वास्तविक रूप में जब हम उनको दिखाते हैं तो उपभोग की उन इकाइयों के रूप में दिखाते हैं, और इस रूप में उपभोग इकाइयों पर ही सारा जोर है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम नकद शेष की मांग केवल उपभोग कार्यों के लिए करते हैं। इसी चीज को वहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर आप पीयू की क्वेश्चन के देखें तो ये जो आर है, राष्ट्रीय आय, जिसको उन्होंने किसी एक वस्तु गेहूं की इकाई के रूप में दिखाने का प्रयास किया, और उसका एक निश्चित अंश के, इसका मतलब है कि यहाँ पर गेहूं की इकाइयों के जो उपभोग की इकाई है उस रूप में गेहूं के रूप में दिखाने का प्रदर्शन है। केन्स वाले इक्वेशन में ये जो नीचे वाला के है वो उपभोग इकाइयों के रूप में ही दिखाया गया है, भले ही एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि उन समस्त वस्तुओं के रूप में जिनको वो उपभोग करेगा, उपभोक्ता एक निश्चित समय पर, पूरी अर्थव्यवस्था के सभी लोग। तो इस तरह से कहा गया कि पूरी इम्फेसिस के उपभोग इकाइयों पर दी गई है। और यहाँ आपको ध्यान दें कि केन्स ने भी उपभोग इकाइयों का ही उपयोग किया है। बाद में केन्स ने स्वीकार किया कि ये त्रुटि हो गई है, वास्तव में मूल्य स्तर केवल उपभोग इकाइयों के मूल्य पर ही नहीं निर्भर करता, बल्कि इनके अलावा अन्य तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर यह निर्भर करेगा। जैसे अभी हमने कहा कि जो खर्चे या आय अर्जन की दृष्टि से हम अपने पास जिस नकदी की राशि को रखते हैं, आय अर्जन का मेरा मतलब ये है कि भविष्य में होने वाले मुद्रा बाजार में परिवर्तन, और जिसमें वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर पैसे को बॉन्ड में लगा दें तो कितना लाभ मिलने वाला है, अगर बैंकों में जमा कर दें तो ब्याज के रूप में कितना लाभ मिलने वाला है। तो इस दृष्टि को, इसका मतलब है कि नकद उपभोग के अलावा उत्पादन कार्यों या निवेश को भी दृष्टि में रखकर वो अपने नकदी की राशि को निर्धारित करता है, और जिसको इस सिद्धांत में जिसकी उपेक्षा की गई है, और इस दृष्टि से ये सिद्धांत ज़्यादा जोर दे रहा उपभोग इकाइयों पर और अन्य पहलुओं को छोड़ दे रहा है, और ये भी इसके एक दोष के या आलोचना के रूप में देखा जाता है। अब ये पहली वाली आलोचना में जब हम लोगों ने कहा था कि इन्होंने ये माना है कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में प्रत्यक्ष संबंध है, कहने करते हुआ सीधे से समीकरण में दिखा दिया कि अगर के स्थिर रहे और अगर आर या टी में कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसा कि नहीं होगा वो मान के चलते हैं, वैसी स्थिति में अगर मुद्रा की मात्रा परिवर्तित हुई तो सीधा सा असर उसका मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर पर पड़ेगा, और इसलिए ये प्रत्यक्ष आनुपातिक होगा।
मूल्य होगा तो उस रूप में, अन्यथा अगर मुद्रा का मूल्य होगा तो विपरीत दिशा में, और अगर वस्तु का मूल्य या कीमत स्तर होगा तो सीधी दिशा में प्रत्यक्षता ये प्रभावित करेगा। और आलोचकों का कहना है कि ये इतना आसान नहीं है जैसा कि यहाँ माना गया, और ये संबंध प्रत्यक्ष होता भी नहीं है, ये संबंध परोक्ष होता है। परोक्ष होने का मतलब ये हुआ कि जब मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो कई चरों में इसके परिवर्तन के कारण परिवर्तन होंगे, और वो चर एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, और प्रभावित करते करते अंततः मूल्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से लेकर और मूल्य स्तर में परिवर्तन होने के बीच में कई तरह के चरों के मध्य कार्य कारण संबंध होंगे जो एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगे। और इस प्रकार ये तो सही है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होगा तो मूल्य स्तर में परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिवर्तन प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि ये परिवर्तन परोक्ष होता है, और एक प्रक्रिया के माध्यम से ये परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन की प्रक्रिया में केन्स स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये ब्याज दरें जो हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अभी जब हम लोग तरलता अधिमान सिद्धांत की बात कर रहे थे तो वहाँ भी उन्होंने दिखाया कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड होती है वो इक्विटी बांड और ब्याज की दरों पर निर्भर करती है, और अगर ब्याज की दरों पर निर्भर करती है तो स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए जो मुद्रा की मांग की जाएगी नकद रूप में रखने के लिए वो इन पे निर्भर करेगी। और कैम्ब्रिज वर्जन में इन ब्याज दरों का उल्लेख नहीं है, और यही ब्याज की दरें हैं जो उत्पादन को, बचतों को, निवेशों को प्रभावित करती हैं, और इन प्रभावों के माध्यम से इनके प्रभाव जो है कुल पूर्ति या उत्पादन की मात्रा पर पड़ता है, और जो प्रत्यक्षता फिर मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। तो उस सारी प्रक्रिया को बीच में छोड़ा है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने, और इस रूप में कहा जा सकता है कि ये प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, ये संबंध परोक्ष होता है और एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसमें ब्याज दरें निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। और इस प्रकार से ये सिद्धांत जो है एक तरह से सभी पक्षों या सभी चरों की व्याख्या नहीं करता जो मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। और बिल्कुल इसी को आप एक अलग भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत में ब्याज दरों के महत्व को स्वीकार नहीं किया गया, और ब्याज दरों के माध्यम से जो मूल्य स्तर में परिवर्तन होते हैं उत्पादन में, ये सबको ध्यान में रखा नहीं गया है। या अगर एक दूसरे टर्म के रूप में हम प्रयोग करें तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं, एक मौद्रिक और एक वास्तविक। तो वास्तविक जो मौद्रिक तत्व हैं जिनमें वो एक तरह से मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्तर, नकद लेन देन की मांग, ये सब तत्व जो हैं ये मौद्रिक हैं। इन तत्वों की व्याख्या कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र में या कैम्ब्रिज वर्जन में की गई है। लेकिन जो वास्तविक तत्व हैं वो ये होते हैं कि कुल देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कुल उत्पादन का कितना भाग बचत की जा रही है, कुल उत्पादन में निवेश का हिस्सा कितना है। तो जब बचत को और निवेश को या कुल उत्पादन को या कुल व्यय को जब हम सम्मिलित करते हैं तो ये वास्तविक या रियल सेक्टर होता है, या जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट के रूप में जानते हैं। ये वस्तु बाजार की स्थिति को प्रकट करता है। और मूल्य स्तर जो है ये मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार, प्रोडक्ट मार्केट या कमोडिटी मार्केट, इन दोनों बाजारों के माध्यम से होता है। तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने केवल मुद्रा बाजार को ध्यान में रखा और मुद्रा बाजार में भी ब्याज दरों को ध्यान में नहीं रखा। और दूसरी जो व्यवस्था है जिसमें बचत और निवेश और कुल आय और कुल व्यय में परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के माध्यम से मूल्य स्तर में परिवर्तन होता है,
उसको भी ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कुल उत्पादन या आय को स्थिर मान लिया और स्थिर मान के सारा विश्लेषण किया। तो और जबकि हम जान रहे हैं कि ब्याज दरों के माध्यम से बचत निवेश में परिवर्तन होते हैं, और बचत निवेश में जब परिवर्तन होते हैं तो इनके आय पर और उत्पादन पर और मांग पर प्रभाव पड़ते हैं, और जब ऐसा होता है तो मूल्य स्तर में इनके प्रभाव देखे जा सकते हैं। और इस रूप में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने केवल मौद्रिक सेक्टर में होने वाले मूल्य परिवर्तन की तो व्याख्या की है, लेकिन वास्तविक क्षेत्र किस प्रकार से बचत और निवेश और कुल आय और कुल व्यय के माध्यम से मूल्य स्तर को प्रभावित निर्धारित करते हैं, इसकी व्याख्या नहीं की। केन्स ने स्वयं अपने अगले सिद्धांत में, जिसे हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट थियरी के रूप में जानते हैं मूल्य स्तर के, वहाँ पर या अपने जो उनको फंडामेंटल इक्वेशंस हैं कीमत के बारे में, बचत निवेश के बारे में, उनके माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया है कि इन तत्वों की व्याख्या जो है वो कैम्ब्रिज वर्जन में नहीं की गई है। एक और दृष्टिकोण से भी हम इस सिद्धांत की कमियों को उजागर कर सकते हैं, और वो है केन्स का जो फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है। केन्स ने जब रोजगार सिद्धांत की व्याख्या की और जब इन्फ्लेशन और कीमतों की व्याख्या की, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो मूल्य स्तर है, ये इसकी प्रकृति दो तरह की होती है, दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने से ऐसा हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर भी बढ़ जाए। हम जानते हैं कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो ब्याज दरें गिर जाती हैं, जब ब्याज दरें गिरती हैं तो निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, और जब निवेश बढ़ता है तो उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ेगा जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगार साधन हो, और इस रूप में केन्स ने कहा कि जब तक अर्थव्यवस्था में बेरोजगार साधन हैं या ऐसे साधन हैं जिनको हमने यूटिलाइज नहीं किया है, अनयूटिलाइज साधन उपलब्ध हैं, अप्रयुक्त, वैसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से, ब्याज दरों के गिरने से निवेश बढ़ेंगे, निवेश बढ़ने से उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो जब ये कह रहे हैं कि टी स्थिर रहता है, आर स्थिर रहता है, वो स्थिर नहीं रहेगा, और ऐसी स्थिति में जो मूल्यों में अब वृद्धि होगी वो पहले की तुलना में कम होगी। तो ऐसी स्थिति में जो आनुपातिक संबंध कैम्ब्रिज समीकरणों में बताए जा रहे थे मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर में, वो नहीं रहेंगे उस स्थिति में अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो। और इसलिए केन्स ने कहा कि ये पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद ही ये सिद्धांत लागू होता है। पूर्ण रोजगार के पहले की अगर स्थिति है तो मूल्य स्तर और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक संबंध नहीं होंगे, और ये इस एक आलोचना के रूप में हम इसको भी देख सकते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो करीब करीब हमने जो आलोचनाएं हैं उधर हमने ध्यान दिया है, और उनके माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि कैश बैलेंस अप्रोच में उन तमाम कई तत्वों या कई ऐसे कारकों की उपेक्षा की गई है जो मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, लेकिन इस प्रत्यागम में उन्हें स्थान नहीं दिया गया, उनके महत्व को स्वीकार नहीं किया गया, और आगे के विश्लेषणों जिनके आधार पर हम ये आलोचना कर रहे हैं उनमें ये पाया गया कि ये कमियां इस सिद्धांत में हैं। और क्योंकि ये मुद्रा के मूल्य निर्धारण का प्रारंभिक सिद्धांत है तो स्पष्ट है कि बहुत सारे कमियां उसमें होंगी, क्योंकि आगे जब समय और काल और परिस्थितियां बदलती हैं और अनुभव विश्व में किया जाता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और तब ये पता चल पाता है कि ये चीज़ पिछले विश्लेषणों में नहीं है। तो इस रूप में आलोचनाओं के रूप में बहुत सारी और भी आलोचनाएं इसमें जुड़ सकती हैं, और सामान्यतौर हमने कुछ जो आलोचनाएं प्रमुख हैं और आपके स्तर पर जिसे जाना चाहिए उसका हमने उल्लेख किया है, और
इन आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम फिर आगे नए मूल्य के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और जिसमें फिर हम जगह जगह पर इनको तुलनात्मक रूप से विचार करते हुए इनकी कमियों और आगे के जो विश्लेषण में प्रयुक्त चर होंगे उनकी व्याख्या करेंगे। तो आज का विश्लेषण यहीं, आज का ये जो आलोचनाओं को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और वहाँ पर हम इन पिछले सिद्धांतों के आधार पर और आगे के सिद्धांतों की चर्चा करने में का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।